हेलो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर का डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कवर अप करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को, मतलब डिमांड पर जो असर डालते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इन ऑल 10 फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो वन बाय वन वही हम स्टडी करेंगे कि द डिमांड फॉर गुड्स, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, कमोडिटी के लिए डिमांड डिसाइडेड होती है नीचे दिए हुए फैक्टर्स के हिसाब से। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो प्राइस। तो किसी भी कमोडिटी का प्राइस है उसका असर होता है डिमांड पे। अगर इन सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट हमको सस्ते में मिल रहा है, उसका प्राइस लेस है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा परचेस करने के लिए लोग तैयार रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। बहुत बड़े रूप में ये एक मेन फैक्टर हो गया इसका। ये मेनली इन्फ्लुएंस करता है किसी भी कमोडिटी का प्राइस, मेनली इन्फ्लुएंस करता है कमोडिटी के परचेसिंग, बाइंग एंड परचेसिंग में। तो यहाँ पर कंज्यूमर्स प्रिफर टू परचेस अ गुड इन लार्ज क्वांटिटी। कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को ज़्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में कब परचेस करना पसंद करेगा? व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज लेस, जब उस प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, लेस होगी। और दे परचेस अ प्रोडक्ट इन अ स्मॉल क्वांटिटी, और इसके अपोजिट वो है ना स्मॉल क्वांटिटी, छोटे रूप में प्रोडक्ट को कब परचेस करेंगे? जब उसकी प्रोडक्ट की जो रेट है, जो प्राइस है वो हाई होगी, तो वो कम उसकी डिमांड होगी। तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो ये आप याद रख सकते हो ये स्टेटमेंट की, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, क्योंकि ये वाइस वर्सा होता है। देन द सेकेंड वन, वाइस वर्सा मतलब ऑपोजिट इसका चलता है, मतलब ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसके बीच में। कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड डिमांड के बीच में। नाउ नेक्स्ट, डिमांड वेरीज इनवर्सली विद द प्राइस। नाउ सेकेंड यहाँ पे है इनकम। तो इनकम, किसी भी कंज्यूमर की इनकम, उसकी परचेसिंग पावर उसकी इनकम पे डिपेंड करती है। अगर ये है ना डायरेक्टली रिलेटेड होता है कंज्यूमर की इनकम से। मार्केट डिमांड होता है, जो डिमांड होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है कंज्यूमर की इनकम को लेकर। अगर किसी बंदे की इनकम अच्छी है, मतलब उसकी परचेसिंग पावर अच्छी होगी, और उसकी वजह से फिर वो उसको किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में उसको आसानी रहेगी, उसकी डिमांड, उस प्रोडक्ट की डिमांड उसके पास ज़्यादा होगी किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। तो द राइज इन द, यहाँ पे डिसाइड्स परचेसिंग पावर विच इन टर्न इन्फ्लुएंस द डिमांड एंड राइज इन इनकम। अगर किसी की इनकम बढ़ रही है, मतलब पगार बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है, तो अगर है ना विल लीड टू राइज इन द डिमांड, तो फिर उसकी डिमांड्स भी बढ़ जाएंगी, उसकी इच्छाएं जो डिमांड परचेस करने हैं उसको प्रोडक्ट्स, उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। एंड अगर उसकी इनकम गिर रही है, अ फॉल इन इनकम विल लीड टू, और अगर उसकी इनकम गिर रही है तो उसकी जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी को परचेस करने के लिए, तो वो भी कम हो जाएगी, वो भी फॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिमांड एंड इनकम का डायरेक्ट रिलेशन होता है। डिमांड पे इनकम, डिमांड डायरेक्टली वेरीज ड्यू टू द इनकम के उसमें उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। ज़्यादा इनकम ज़्यादा डिमांड, कम इनकम तो कम डिमांड। इस तरीके से आपको इसको लिखना होगा। तो इन सिंपल में आप ऐसे याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे है प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। तो सब्सटीट्यूट गुड्स कौन सी गुड्स होते हैं? तो यहाँ पे जो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं उसका इफेक्ट होता है डिमांड के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम बोलते हैं कि इफ़ अ सब्सटीट्यूट गुड इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस, अगर है ना किसी चीज़ के बदले में हम दूसरी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उसका सब्सटीट्यूट कर सकते हैं अगर किसी प्रोडक्ट का, तो वो प्रोडक्ट अगर चीपर रेट में मिल रहा है तो आप उसको परचेस करना पसंद करोगे इंस्टेड ऑफ कॉस्टली वन, जो महंगा वाला है, उसके बजाय आप उसका सब्सटीट्यूट खरीदना पसंद करोगे। तो इफ अ सब्सटीट्यूट गुड इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस देन द पीपल विल डिमांड चीपर सब्सटीट्यूट गुड। तो फिर वो चीपर, जो कम भाव में जो सब्सटीट्यूट गुड मिल रहे हैं उसको परचेस करेंगे।
इंस्टेड ऑफ कॉस्टली गुड़, महंगे वाले गुड़, कॉस्टली मतलब महंगे वाले गुड़ के बजाय। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, इफ द प्राइस ऑफ अ शुगर राइजेस, अगर है ना चीनी के भाव बढ़ रहे हैं तो फिर है ना वो गुड़ खरीदना पसंद करेंगे, तो जैगरी विल राइज, तो फिर डिमांड फॉर जैगरी विल राइज। अगर चीनी का भाव बढ़ रहा है तो लोग उसके बदले में है ना गुड़ खरीदना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसका जो सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, इसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स, जैसे हम बोलेंगे कि है ना पेट्रोल की जगह पे डीजल, अगर पेट्रोल के भाव डीजल से ज़्यादा है तो जो कार है उसमें डीजल एंड पेट्रोल दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो अगर पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं तो बंदा है ना डीजल खरीद के काम चला लेगा, तो मतलब वो सब्स्टिट्यूट हो गया। फिर सब्स्टिट्यूट में आप टी एंड कॉफ़ी बोल सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर चाय पत्ती के भाव ज़्यादा बढ़ गए कंपेयर में, या कॉफ़ी के भाव, जो कॉफ़ी पीने वाला बंदा है और कॉफ़ी के भाव ज़्यादा बढ़ गए हैं तो वो चाय पी के काम चला लेगा, तो उसे सब्स्टिट्यूट गुड्स बोला जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल जो अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है, तो एक एटलीस्ट एक सिंगल एग्जाम्पल देके आपको अपना आंसर कंप्लीट करना होगा। देन द नेक्स्ट वन जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो है ना जॉइंटली चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री हमने है ना टाइप्स पढ़े थे इनकी, डिमांड के टाइप्स, उसमें हमने स्टडी भी किया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो जॉइंट डिमांड होती है, मतलब है ना दोनों पैरेलल एक साथ चलेंगे, आप अकेले सिंगल यूज नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं गुड्स विच आर ऑलवेज यूज टुगेदर, जिनको हम है ना हमेशा एक साथ यूज करते हैं, ऑलवेज यूज्ड टुगेदर। आपको सिंपल वर्ड्स में याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिफर टू गुड्स विच आर ऑलवेज यूज्ड टुगेदर और जॉइंटली जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो जब चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, तो इसकी वजह से अगर एक की प्राइस में अगर फर्क आएगा, चेंजेस आएगा, मान लो इंक्रीज हो रहा है तो उसका असर दूसरी कमोडिटी पे भी होगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया कि कार एंड फ्यूल, तो अगर है ना यहाँ पे फ्यूल के भाव बढ़ रहे हैं, मतलब है ना पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल एंड डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे फिर उसकी जो कार की डिमांड है वो कम हो जाएगी, कार की जो डिमांड है कम हो जाएगी, क्योंकि भाव बढ़ रहे हैं तो बंदा सोचेगा जाने तो खरीद के क्या करना है, फिर डबल मार लगेगी, महंगी हो गई है चीज़ें, तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे भी उसका असर होता है। और अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हो टीवी एंड सेट टॉप बॉक्स, तो सेट टॉप बॉक्स में अब आप देखोगे कि टाटा स्काई का सेट टॉप बॉक्स है, डिश टीवी का सेट टॉप बॉक्स है। अगर है ना सेट टॉप बॉक्स महंगे हो गए हैं तो फिर टीवी की खरीदी में भी असर हो जाएगा, कोई टीवी नहीं खरीदना चाहेगा। और अगर मान लीजिए सेट टॉप बॉक्स के प्राइस कम हो गए तो फिर बंदा टीवी ज़्यादा खरीद लेगा, क्योंकि केबल के टाइम में जब भी केबल वायर होता था तो उसके ज़्यादा प्राइसेस लगते थे। अब हम हमारी चॉइस के हिसाब से अपने चैनल्स चूज़ करके ले सकते रहे। तो इस तरीके से है ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे एक और एग्जांपल के तौर पे आप नॉर्मली ले सकते हो कि टी एंड शुगर, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, बिना शुगर के चाय तो अच्छी नहीं लगती है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को छोड़ के मैं बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर अगर चीनी के भाव बढ़ गए हैं तो फिर चाय पत्ती की डिमांड कम हो जाएगी। और पेन एंड रिफिल, तो इस तरीके से एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स है जिनमें से आप कोई भी एक एग्जाम्पल आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो हम बोलेंगे कि इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, इफ प्राइस ऑफ वन गुड्स इंक्रीजेस, अगर एक गुड का प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरे का डिमांड इफेक्ट हो जाएगा, तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी डिमांड फॉल हो जाएगी, उसकी अदर जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट किस टाइप का है, उसका स्वभाव नेचर कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी कोई प्रोडक्ट्स है जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, तो वो नेसेसरी है हमारी लाइफ के लिए, तो फिर उसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, भले वो सस्ता मिले या महंगा मिले। तो यहाँ पे इफ अ कमोडिटी इज अ नेसेसिटी, अगर कोई कमोडिटी जरूरत है, नेसेसिटी है लाइफ की, एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल, उसके यूज को हम बंद नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मतलब अनअवॉइडेबल मतलब उसके बिना हम नहीं रह सकते, अनअवॉइडेबल है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे भले वो
महंगा मिले या सस्ता मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी डिमांड तो कंटिन्यू चलते ही रहेगी, उसकी डिमांड तो चलते ही रहने वाली है रिस्पेक्टिव ऑफ करस्पॉन्डिंग प्राइसेस। जो प्राइसेस मार्केट में चल रहे हैं नेवर माइंड, उसकी डिमांड तो चलती रहेगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए उसे है ना, भले वो ब्लड प्रेशर वाली गोली महंगी है या वो सस्ती आए, वो दवाई खरीदेगा ही खरीदेगा। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंसुलिन इंजेक्शन जो होती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दी जाती है। फिर हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट, ये नमक के बिना खाने में तो स्वाद नहीं बन सकता, राइट। तो नमक भले सस्ता आए या महंगा आए वो खरीदना ही पड़ेगा। अगर अभी मैं आपको करंट सिचुएशन नमक की बताऊं तो हमारे जो नेबरिंग कंट्री नेपाल, वहाँ पे नमक के रेट्स जो है वो 70-80 रुपये किलो से लेके 100 रुपये किलो तक का नमक का भाव चल रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पे क्या है कि जो बिहार बॉर्डर लगता है उनको, तो वो लोग क्या करते हैं, जो बॉर्डर से लगे हुए जो गांव हैं, गांव के लोग वहाँ नेपाल से है ना इंडिया में आके 10 रुपये किलो 12 रुपये किलो में नमक खरीद के लेके जा रहे हैं। तो मतलब वो इतना नेसेसिटी कि उसके बिना रह नहीं सकते। अगर वो सस्ते में नहीं मिल रहा है तो वो फिर महंगे में भी लोगों को खरीदना पड़ता है। तो इस तरीके से नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि कितना अर्जेंट प्रोडक्ट है हमारे लिए, उस पर डिपेंड करता है। देन साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये डिटर्मिनेंट है जो है ना डिसाइड करता है डिमांड को। तो साइज ऑफ फैक्टर, साइज ऑफ पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन होगी, लार्ज द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। एंड अगर स्मॉलर साइज है तो फिर उस कमोडिटी की डिमांड्स भी कम होगी। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से भी डिसाइडेड होता है डिमांड। तो हम यहाँ पे अगर हमको एग्जांपल लेना तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे कंपेयर, अगर हम किसी कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो हम इंडिया का ही चलो एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए। तो इंडिया में है ना डिमांड ज़्यादा होगी कोई भी कमोडिटीज़ की कंपेरेटिव टू बहुत सारे गुड्स की, वेरियस गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी कंपेरेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है ना पॉपुलेशन के ऊपर भी। यहाँ पे कंज्यूमर्स ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। प्लस है ना आप अगर इसको, इस फैक्टर को आप अगर है ना यहाँ पे जेंडर वाइज और एज वाइज, आप जेंडर रेशियो के हिसाब से देखो, एज स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो, तो भी वो वेरी करता है। डिमांड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर किसी कंट्री में ज़्यादा बच्चे की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब यंगस्टर्स ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा है, तो वहाँ पे बुक्स, टॉय, स्वीट्स वगैरह की डिमांड ज़्यादा होगी। तो ये साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है किसी भी कंट्री में किसी भी प्रोडक्ट्स की डिमांड का। तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ऑफ अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस बोले तो ये क्या होता है? स्पेकुलेशन। ये होता है स्पेकुलेशन, मतलब आने वाले समय में आप अंदाजा लगा लेते हो कि किसी प्रोडक्ट के डिमांड कम, मतलब इसके प्राइसेस कम होने वाले हैं या प्राइसेस ज़्यादा होने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली है ना जो कंज्यूमर होता है वो प्रोडक्ट स्टोर करता है। अगर यहाँ पे इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू फॉल, अगर वो मतलब आज तो महंगा चल रहा है मार्केट में ड्यू टू द लॉकडाउन, कोरोना, बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी हो रखी है, राइट। लेकिन हमको उम्मीद है कि आने वाले एक हफ्ते बाद सस्ता होने वाला है, तो फिर हम क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट को कम खरीदेंगे, एक हफ्ते का इंतजार करेंगे, फ्यूचर डेट का इंतजार करेंगे कि हाँ भाई फ्यूचर में इतना स्टोर करके क्यों रखे, फ्यूचर में सस्ता हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाने वाला है। तो उस हिसाब से है ना फ्यूचर प्राइसेस, मतलब स्पेकुलेशंस फ्यूचर प्राइजेस को देखते हुए भी डिमांड पे असर होता है, उसका भी असर डिमांड पर होता है। तो सिमिलरली इफ एक्सपेक्ट टू राइज इन फ्यूचर, और अगर हम सोचते हैं कि आने वाले दिन में अब वॉर होने वाला है, तो फिर उस केस में है ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। तो जितने भी नेसेसिटीज़ हैं जो हमको रेगुलर चीज़ें चाहिए तो हम वो स्टोर करके रखेंगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए। तो भले वो महंगी आ रही है, सस्ती आ रही है, लेकिन है ना फ्यूचर मतलब ये राइज इन फ्यूचर, प्राइस टू राइज इन फ्यूचर, भले इस वक्त फिलहाल वो भले महंगी लग रही है हमको, लेकिन हमको जब पता है कि आने वाले टाइम में वॉर होने वाला है तो वो और महंगी हो सकती है या वो मार्केट में मिले ही नहीं, तो हम उसको परचेस करके रखेंगे। तो ही विल बाय मोर एट द प्रेजेंट एट प्रिवेलिंग प्राइस, जो प्राइस में मिल रहा है उस प्राइस में अभी खरीद के रख दिया जाएगा सामान। तो इस तरीके से ये एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस भी असर डालता है डिमांड के ऊपर।
देन टेस्ट सॉरी एडवर्टीजमेंट, 8 पॉइंट एडवर्टीजमेंट। अभी एडवर्टीजमेंट को लेके तो मुझे आप लोगों को शायद कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट मतलब इसका क्या असर होता है, राइट। जो गुड्स का एडवर्टीजमेंट एकदम पावरफुल होता है टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर में, राइट, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, पुशअप दैट पुशअप्स मोर डिमांड। तो एडवर्टीजमेंट ये मेन फैक्टर है, आज के समय में तो बहुत मेन फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड पे इफेक्ट डालने पे। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम बोले कि अगर किसी कंज्यूमर को जहाँ पे जिस तरीके से उसकी प्रेफरेंसेस एंड चॉइस एडवर्टीजमेंट होता है, जैसे सेल्स प्रमोशन स्कीम, मतलब है ना, लोग सेल्स प्रमोशन स्कीम्स कैसे कौन से होते हैं। मान लीजिए आप डीमार्ट जाते हैं, डीमार्ट में है ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ठीक है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसको बेचने के लिए वो या तो किसी प्रोडक्ट के साथ में उसको फ्री में देंगे, या फिर है ना वो आपको उसका बोलते हैं ना आपको टेस्ट करने के लिए देंगे वो चीज़ की, जैसे जूसेस वगैरह आपको टेस्ट करने के लिए दे देंगे, कोल्ड कॉफ़ी है, कोल्ड टी है, आपको टेस्ट करने के लिए देंगे। तो ये सेल्स प्रमोशन एंड इस पे डिपेंड करता है, एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड करता है। इफेक्टिव सेल्समैनशिप, अगर कोई बेचने वाला जो सेल्समैन है वो काफ़ी इफेक्टिव है, मतलब वो इतना बोलने में इतना होशियार है कि उसकी बातों में हम आ जाते हैं। तो ये क्या करता है, हमारी जो प्रेफरेंसेस है, कंज्यूमर्स की जो चॉइस है उसको चेंज कर देता है। आपने देखा होगा अक्सर है ना ज्वेलरी शॉप है, क्लोथ शॉप है, अगर फीमेल्स वहाँ पे शॉपिंग के लिए जाती हैं तो जो बंदा होता है वो इतना मतलब इन्फ्लुएंस करता है उनको बातों में कि आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सूट हो रहा है, सबसे अलग दिखेंगे, ये वो। तो मतलब उससे फिर है ना उस प्रोडक्ट की डिमांड, मतलब सामने वाला जो उस प्रोडक्ट को लेना चाह रहा है तो वो पक्का ही लेके ही बाहर निकलेगा वो शॉप से। तो ये है ना सेल्समैनशिप पे भी बहुत बड़ा इसका असर होता है डिमांड के ऊपर कि कैसा सेल्समैन है, कितना इफेक्टिव सेल्समैन है। देन फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स को ले लो, टूथब्रश को ले लो, अभी यहाँ पे कितने सारे ब्रश के भी एडवर्टीजमेंट आते हैं कि आपको एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश खरीदने, आपको ये कोलगेट, वो जिगजैग, कितने सारे नेम्स हम सुनते हैं। तो ये असर आप कोई भी अप्रोप्रिएट एग्जांपल दे सकते हो। तो ये एडवर्टीजमेंट भी बहुत अच्छा खासा असर डालता है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर एडवर्टीजमेंट का भी असर होता है। तो ये भी एक मेन फैक्टर हो जाता है, राइट। तो अभी है ना मेनली इसमें आप है ना जब भी फेस्टिवल टाइम्स पे आप देखिए कि जो बड़े बड़े है ना ये जो ऑनलाइन शॉपिंग वाले हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हुए, अमेजोन हुए, तो ये लोग भी इतना मतलब है ना अपना सबसे सस्ता दिन बिग बाजार में ये लोग सेल लगाते हैं, बिलियन डे सेल, बिग बिलियन डे सेल जो फ्लिपकार्ट पे लगती है। तो लोग जो अननेसेसरी का भी है, जिसकी जरूरत नहीं हो सामान की, वो भी सामान वो लोग खरीद लेते हैं। ड्यू टू द एडवर्टीजमेंट ही ये पॉसिबल होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे 9th जो है फैक्टर है वो है 9th है टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन। अभी टेस्ट, लोगों के टेस्ट हैबिट्स और फैशन पे भी ये डिपेंड करता है, राइट, डिमांड डिपेंड करती है। तो यहाँ पे टेस्ट हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, कमोडिटी और अ प्रोडक्ट। इफ कंज्यूमर लाइक्स टू, अगर कोई कंज्यूमर पसंद करता है, चॉकलेट्स खाना पसंद करता है या चाय पीना पसंद करता है, तो ही विल डिमांड मोर फॉर देम, तो फिर वो ज़्यादा डिमांड उसकी करेगा। सिमिलरली अगर किसी व्हेन अ फैशन हिट्स द मार्केट, जब मार्केट में कोई नए फैशन वाली चीज़ आती है तो कंज्यूमर डिमांड दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमोडिटी, तो वो फिर उस कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा करेगी। इसका ज़्यादा असर है ना लेडीज़ एंड कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों पे ही होता है, नया फैशन वाली चीज़ें। पुअर मैन पापा, राइट, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा सबकी डिमांड्स फुलफिल करने में लगे रहते हैं। तो ये जो न्यू फैशन, नया लेटेस्ट, ये सब तो है ना बच्चों के बीच में ट्रेंड है, कॉलेज वाले बच्चों और लेडीज़ के बीच में ही ज़्यादा होता है। इफ अ कमोडिटी गोज आउट ऑफ फैशन, अगर कोई कमोडिटी आउट ऑफ फैशन हो जाती है तो सडनली उस प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाती है, मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाती है कि आउट ऑफ फैशन हो गया करके हम बोलते हैं, राइट। तो हम भले वो सस्ते में मिलता है तो भी नहीं खरीदना पसंद करते, और वही अगर कोई चीज़ की फैशन चल रही है और वो हमको पता है कि वो ज़्यादा महंगा मिल रहा है तो फिर भी हम उसको खरीद लेते हैं। 10th वन लेवल ऑफ टैक्सेशन, लेवल ऑफ टैक्सेशन भी असर डालता है, राइट। तो ये भी एक मेन इम्पैक्ट होता है
असर डालता है डिमांड के ऊपर। लेवल ऑफ टैक्सेस, जितने हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस होंगे ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उससे ना गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ जाती है एंड दिस इज इन टर्न वुड रिजल्ट इन डिक्रीज। उसके वजह से फिर क्या होती है, प्राइसेस बढ़ जाती है तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वो है कम हो जाती है अगर टैक्स रेट बढ़ जाता है तो स्टार्टिंग में ये देखिए जब जीएसटी आया था शुरुआत में तो ये उस समय पे थोड़ा इसका असर हुआ था, जीएसटी का लोगों के दिमाग पे असर हुआ था। अरे बाबा 28% का जीएसटी ले रहे हैं चॉकलेट्स पे और लग्जरियस आइटम्स पे, नहीं लेना, हमको कम कर देना है इसका कंजम्पशन। फिर धीरे धीरे हमको इसकी आदत हो गई और हम नॉर्मल हो गए और फिर हमने परचेसिंग करना शुरू कर दिया। तो टैक्सेस होता है वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है डिमांड के ऊपर। देन यहाँ पे 11 पॉइंट दिया अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे रेनी सीजन है तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ सडन है ना जो गम बूट्स है, रेन कोट्स है, अम्ब्रेलाज है, उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी इसका मेन फैक्टर होता है, उसका भी असर होता है परचेसिंग पे, डिमांड पे, लोगों को किसी प्रोडक्ट की डिमांड पे उसका असर होता है। तो उसके हिसाब से अगर विंटर सीजन है तो वुलन क्लोथ्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी डिमांड, राइट। तो इस तरीके से हम कोई भी अप्रोप्रिएट एग्जांपल लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये जो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, तो नए टेक्नोलॉजी वाला आप देखिए ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अभी मोबाइल तो हर आने वाले 2 हफ्ते भर भी नहीं लगता है, इतना फास्ट चेंजिंग हो रही है टेक्नोलॉजी। तो उसके हिसाब से भी डिमांड, अगर किसी की कैपेबिलिटी है, परचेसिंग पावर अच्छी है तो बंदा नई नई टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करता है, तो इसका भी असर होता है डिमांड पे। देन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे ऑल ऑफ सडन गवर्नमेंट ने किसी पॉलिसी को चेंज कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले कि जैसे मान लीजिए प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि उसका असर क्या होगा कि उसकी वजह से ना जो क्लोथ, कपड़े से बनी हुई जो बैग्स है वो ज़्यादा बिकेगी, पेपर बनी बैग्स ज़्यादा बिकेगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का भी असर होता है। जब कोई चीज़ बैन हो जाती है तो दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे है ना सेट टॉप बॉक्स आ गए थे, केबल को बैन कर दिया था, सेट टॉप बॉक्स का इंट्रोडक्शन हो गया था, तो नई पॉलिसी आ गई कि भाई सेट टॉप बॉक्स लाना है और लोगों का पैसा बचाना है, उनको जो चैनल चाहिए उस हिसाब से वो अपना चैनल चूज करेंगे तो उससे उनकी सेविंग भी होगी। तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है उनका भी असर होता है डिमांड पे। देन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस की हम बात करें तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस क्या होते हैं, जो सोशल कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, वो भी अफेक्ट करते हैं डिमांड को। अभी आप किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड देखो, फेस्टिवल्स के टाइम पे, अब मान लीजिए गरबा आने वाला है तो गरबा के टाइम पे जो चनिया चोली है और गरबा खेलने के लिए जो डांडिया वगैरह है तो उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। उसी तरीके से दूसरा फेस्टिवल आप दिवाली ले लो तो दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स, स्वीट्स एंड नए क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है। क्रिसमस के टाइम पे केक्स एंड पेस्ट्रीज एंड जो बहुत सारे उनके क्रिसमस ट्री की जो डेकोरेशन वाले सामान और इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये जो है ना कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस भी इम्पैक्ट करता है किसी भी प्रोडक्ट की, कमोडिटी की डिमांड पे असर डालता है, इन्फ्लुएंस डालता है। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमने आज के इस टॉपिक में ये जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, जो फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनको स्टडी किया। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है डिमांड के फैक्टर्स के वो आपको क्लियर हो गया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।